नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की खबर के साथ। उत्तर प्रदेश की सरकारी एम्बुलेंस सर्विस के 22,000 कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह से ठप हो गई। मरीजों पर मुसीबत टूट पड़ी है। कई मरीज ठेलों से ले जाए जा रहे हैं, कुछ खाट से तो वहीं ऑटो रिक्शा से। ऐसे में कुछ जगहों से एम्बुलेंस न मिलने की वजह से मरीजों की मौत की भी खबर आ रही है। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पूरे उत्तर प्रदेश में चलने वाली तकरीबन 4780 एम्बुलेंस जो हैं हड़ताल की वजह से बंद कर दी गई हैं। एम्बुलेंस सर्विस से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं हमारे पीछे नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से आए हुए यहाँ कर्मचारी हैं। लखनऊ के इको गार्डन में चल रहे इस प्रदर्शन के अलावा यूपी के तमाम जिलों में ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं। गोरखपुर, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, कानपुर, बलिया, प्रतापगढ़, गोंडा, हापुड़, उन्नाव समेत तमाम जिलों से ऐसी खबरें आ रही हैं। इनकी मांग है कि ठेके पे प्राइवेट कंपनी के लिए काम करने वाले एम्बुलेंस कर्मचारियों को सरकारी नौकरी दी जाए या उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, ड्यूटी से ज्यादा काम का ओवरटाइम मिले, कर्मचारियों की छटनी ना की जाए और कर्मचारियों का बीमा हो। अगर यह हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हमारा धरना और आंदोलन पुरजोर तरीके से होगा और कल 12 बजे तक हमारे सभी पूरे प्रदेश के सभी एम्बुलेंस कर्मी जिन आम जनमानस को सेवा दे रहे हैं वह भी सेवा देना ठप करके लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद होंगे। एम्बुलेंस की हड़ताल से मरीजों पे मुसीबत टूट पड़ी है। प्रदेश के तमाम अस्पतालों में लोग मरीजों को कहीं ठेलों से अस्पताल ला रहे हैं तो कहीं ऑटो रिक्शा में मरीज को तकलीफ देकर ढो रहे हैं तो कहीं खाट पे रखकर लाए जा रहे हैं। हरदोई जिला अस्पताल में सुनीता अपने एक बीमार रिश्तेदार की खाट डाला पे लेके आई हैं। एक बाल्टी खून गिरा है सब। अच्छा, लेके कैसे आए वहाँ से? डाला पर लाए। क्यों एम्बुलेंस नहीं मिली? हमारे चारों तरफ ये वे एम्बुलेंस नज़र आ रही हैं जो लखनऊ के लालबाग गर्ल्स कॉलेज में हड़ताली एम्बुलेंस कर्मचारियों से लेकर के यहाँ पे खड़ी की गई हैं। सरकार का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बंद नहीं होने दिया जा सकता है, लिहाजा अंदर भर्ती हो रही है नए एम्बुलेंस चलाने वालों की और नए टेक्नीशियंस की, ताकि इनको दोबारा से चलाया जा सके। सरकार ने इस व्यवस्था को बहाल करने के लिए अपने स्तर से सभी जिलाधिकारी को बोल दिया कि जो ड्राइवर नहीं काम करेंगे उनसे चाबी ले लिया जाए और चाबी लेने के बाद हम चाहे आरटीओ के माध्यम से या अपने स्वास्थ्य विभाग के पुराने ड्राइवर्स के माध्यम से उसको हम संचालन करेंगे। समान वेतन लागू हो। सरकार हड़ताल तोड़वाने के लिए नई भर्तियां कर रही है। उन्हें एम्बुलेंस सेवा की ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन ये इतनी जल्दी संभव नहीं है। एम्बुलेंस इमरजेंसी मेडिकल सर्विस है जिसकी जान बचाने के लिए फौरन जरूरत होती है। लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर झारखंड से। झारखंड के धनबाद में जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की जो मौत हुई है वो हत्या थी या हादसा, ऐसे सवाल उठ खड़े हुए हैं सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद। इस पर झारखंड हाईकोर्ट ने इसे हिट एंड रन मामला मानने से इनकार किया है और हत्या बताया है। जांच के आदेश दिए हैं जिसकी निगरानी कोर्ट करेगा और अगर ढंग से जांच ना हो तो ये मामला सीबीआई को भी जा सकता है। धनबाद शहर के बीचों बीच बुधवार सुबह 5:30 बजे एडीजे उत्तम आनंद को इस तरह चिन्हित कर धक्का मारा गया। शुरू के कुछ घंटे सब उनकी मौत दुर्घटना मान रहे थे, लेकिन जब इस सीसीटीवी का फुटेज सबने देखा तो परिवार वालों ने तुरंत अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया। वीडियो को तो देख करके लग रहा है कि इंटेंशनली कोई मारा है, ये एक्सीडेंट का केस नहीं लगता है। सुनियोजित तरीके से मारा गया है, क्योंकि कोई ऑटो से धक्का लगा, आदमी छटपटा गया, लेकिन देखिए उनको गिरने के बाद सिल पड़ गया। इसलिए ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये जानबूझ करके सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई है। पुलिस इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच में लगी और गिरिडीह से ऑटो और बुधवार रात को 2 आरोपियों लखन वर्मा और राहुल वर्मा को गिरफ्तार किया।
डीआईजी के तहत एक एसआईटी भी बनाई गई है। सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग ले रहे हैं, उसको हम लोग प्रॉपर्ली वेरीफाई कर रहे हैं कि उसमें कितना सत्य है कितना गलत है, और जो सत्य है उसको फिर हम लोग लेकर के इन्वेस्टिगेशन में आ रहे हैं, तो फाइनली उसके आधार पर फिर आगे हम लोग। पुलिस का कहना है जांच के दौरान पता चला है एक ऑटो आरोपियों ने चोरी किया था और इस काम के लिए उन्हें अच्छी खासी रकम मिली थी। रात में करीब 3:30 बजे हम उठे तो देखे हैं टेम्पो गायब है। गाड़ी कहाँ रखते? गाड़ी बस यहीं पर रखते हैं खड़ा। वो अपना माँ पास फोन किया, बोला क्या बात है, तो बोला हम तो कुछ जानते हैं ना, यहाँ न गाड़ी लिया ना कुछ लिया, पता न कहाँ से लेके गया। लेकिन सवाल है आखिर जज उत्तम आनंद को क्यों निशाना बनाया गया। जानकारों के अनुसार उन्होंने हाल में रंजय सिंह हत्याकांड में कई आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की थी। कई मामलों में जल्द फैसला भी देने वाले थे। इस मामले की गूंज सर्वोच्च न्यायालय तक आज सुनाई दी। ये न्यायपालिका की आजादी पर डरावना हमला है और मैंने झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से बात की है। मैंने मुख्य न्यायाधीश से भी आज इसकी चर्चा की। मैं सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे मामलों में आमतौर पर स्थानीय पुलिस शामिल रहती है और इसी वजह से ऐसे हमले हो पाते हैं। अब इंतजार इस बात का है कि आरोपियों को पैसे देकर ये काम करवाने वाले असल अपराधी कब पकड़े जाते हैं। धनबाद से कुंदन और रांची से हरवंश के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। ईडी ने दिल्ली एनसीआर के मशहूर एम्बियंस मॉल के मालिक को बैंक लोन फर्जीवाड़े के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये जो बैंक लोन फर्जीवाड़ा है वो 200 करोड़ से ऊपर का बताया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, सौरभ शुक्ला की इस रिपोर्ट में देखिए। ईडी के मुताबिक पूर्वी दिल्ली का ये वही 5 सितारा होटल है जिसे बनाने के लिए एम्बियंस मॉल के मालिक राज सिंह गहलोत ने बैंकों के एक समूह से 200 करोड़ का लोन लिया। फिर उस पैसे को ऐसी कंपनियों को भेज दिया जहां उनके अपने ही लोग डायरेक्टर थे। राज सिंह गहलोत को बुधवार को उनके गुरुग्राम आवास से गिरफ्तार किया गया। गहलोत पर 200 करोड़ रुपए के बैंक कर्ज की धोखाधड़ी का आरोप है। राज सिंह ने रिहायशी जमीन पर मॉल का निर्माण कराया। ईडी ने राज सिंह से संबंधित 60 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें अमन हॉस्पिटैलिटी व एम्बियंस ग्रुप की अन्य कंपनियों के कार्यालय परिसर व अन्य कंपनी के अधिकारियों के ठिकाने शामिल हैं। ईडी ने राज सिंह के आवास से 16 लाख रुपए और 24 लाख के विदेशी नोट बरामद किए। राज सिंह के खिलाफ 2019 में पीएमएलए के तहत मामला दर्ज हुआ था। राज सिंह गहलोत को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में आरोपी की तरफ से कहा गया कि उनसे ईडी अब तक 9 बार पूछताछ कर चुकी है, फिर भी ईडी ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। उनकी गिरफ्तारी साफ दिखाती है कि ईडी के कुछ छुपे हुए उद्देश्य हैं। ईडी के सूत्रों के मुताबिक इस पूरे मामले में राज सिंह गहलोत की भूमिका के अलावा कुछ और राजनीतिक लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है और हो सकता है कि आगे हम देखें कि कुछ राजनीतिक लोगों के नाम भी खोले जाएं। लेकिन फिलहाल अभी ईडी कुछ ज़्यादा बता नहीं रही है। गहलोत को कोर्ट में पेश कर दिया गया है और ईडी अपनी पूछताछ जारी रखे हुए है। सहयोगी संजय कौशिक के साथ नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बीते सोमवार को असम मिजोरम की सरहद पर जो हिंसा हुई थी उसके बाद ऐसी घटना यहां पर नहीं देखी जा रही है। इस बीच मिजोरम ने केंद्र को चिट्ठी लिखकर शिकायत की है कि असम के उपद्रवियों ने रेलवे ट्रैक उखाड़ दिए हैं और नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया है, जो कि यहाँ की लाइफलाइन है। और इस पर असम का कहना है कि ऐसी कोई भी आर्थिक नाकेबंदी नहीं की गई है। ऐसे में हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि यहाँ पर जरूरी सामान की सप्लाई रुकी हुई है। एक जीवन रक्षक ऑक्सीजन प्लांट के लिए जरूरी उपकरण बीते 3 दिन से असम के लैलापुर में अटके पड़े हैं। उस दिन से जब असम मिजोरम सीमा पर फायरिंग हुई, उस दिन से मिजोरम की लाइफलाइन की तरह काम करने वाले नेशनल हाईवे 306 से कोई आवाजाही नहीं हो पा रही है। लगभग 4-5 आदमी आकर के गाड़ी को रोक लिया। मैंने बोला कि भैया कि देखो ये हॉस्पिटल का माल है, ऑक्सीजन मशीन है जो सिविल हॉस्पिटल आइजोल जाना है और कोला सिविल हॉस्पिटल में जाना है। तो उसने बोला कि नहीं, जो नहीं जाने देंगे, जो हमारे जवान को मार दिया मिजोरम पुलिस वाले, जो हम इधर से ऑक्सीजन नहीं जाने देंगे, कोई सामान नहीं जाने देंगे, कोई ट्रक नहीं जाने देंगे। बात ऐसी कोई दिखी तो अभी
मतलब माहौल काफ़ी ख़राब है ना, तो इसलिए हम लोग ऐसे अकेला रिस्क नहीं ले पाएगा ना। जब तक आगे से पूरा कंफर्म ना हो हम लोगों की अभी आप जा सकते हैं, तब तक हम लोग नहीं जा पाएंगे। नेशनल हाईवे सिलचर को मिजोरम की राजधानी आइजोल से जोड़ता है, उस पे हैं, यही वो नेशनल हाईवे है 180 किलोमीटर्स, जो कि मिजोरम का लाइफ लाइन माना जाता है। आम आदमी भी नहीं जा सकता, मीडिया के भी जाने की इजाज़त नहीं है, उस तरफ से भी आम आदमी नहीं आएगा, कोई मीडिया पर्सन नहीं आ पाएंगे, कोई मूवमेंट नहीं हो सकती है व्हीकल की अनटिल अनलेस वहाँ पे आपको एक स्पेशल पास मिले। इस इलाके में अगर यहाँ पे व्हीकल्स की मूवमेंट रुक जाए, ट्रकों की मूवमेंट रुक जाए, तो एसेंशियल सप्लाईज की एक क्राइसिस मिजोरम में हो सकती है। मिजोरम ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर आर्थिक नाकेबंदी की शिकायत की है। उसका कहना है कि इसके पीछे असम है, लेकिन असम इससे इनकार कर रहा है। असम ने मिजोरम के राज्यसभा सांसद के.वन ललवेना से उनके विवादास्पद बयान को लेकर पूछताछ करने के लिए पुलिस को भेजा है। वो नसीब वाले हैं कि हमने उन सबको नहीं मारा। अगर वो दोबारा आएंगे तो हम उन सबको मार देंगे। बीते साल अक्टूबर में असम और मिजोरम की इसी सीमा पर हिंसा के बाद आर्थिक नाकेबंदी कर दी गई थी, जो केंद्र के दखल के बाद हटाई गई। अब एक बार फिर वैसा ही बड़ा संकट सिर पर है। गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देश में 256 जिलों में करीब 1.5 महीने से केवल हॉलमार्क की ज्वेलरी ही बेचना अनिवार्य है। जौहरी इस फैसले का स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक ऐसा प्रावधान है जिससे वो परेशान भी हैं। क्यों परेशान हैं? शरद शर्मा की इस रिपोर्ट में देखिए। बैंक स्ट्रीट पर खन्ना ज्वेलर्स पुराना और बड़ा नाम है। 70 साल पुराने इस शोरूम में सन 2000 से ही हॉलमार्क ज्वेलरी बेची जा रही है, लेकिन शोरूम मालिक विजय खन्ना बताते हैं कि नए हॉलमार्क नियम में हर ज्वेलरी पीस पर HUID लगाने का जो नियम आया है, इससे वो बड़े परेशान हैं। दरअसल BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने नया नियम बनाया है कि हॉलमार्क होने वाली हर ज्वेलरी पर प्रति पीस के हिसाब से एक 6 डिजिट का HUID नंबर लगेगा। HUID यानी हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन। ज्वेलर कहते हैं इस व्यवस्था से ग्राहकों की ट्रैकिंग हो सकेगी और वो परेशान होंगे। HUID इंट्रोड्यूस किया है, उसके लिए हमें उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रैकिंग की। जबकि हम एक सामान बेचते हैं या कोई भी मैन्युफैक्चरर जब हॉलमार्किंग के लिए उसको भेजेगा तो उसमें वो हॉलमार्किंग करने के बाद एक पोर्टल पे डाल के उसको देगा। वो पोर्टल से होलसेलर को जाएगा, होलसेलर से रिटेलर को आएगा और रिटेलर से आगे जब कस्टमर को बेचेंगे तो इनकी ट्रैकिंग का क्या सिस्टम है हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें लगता है कि जब ये ट्रैकिंग करेंगे तो शायद कस्टमर की भी ट्रैकिंग करें। यही नहीं, अब ग्राहक के कहने पर ज्वेलरी में कोई भी बदलाव केवल 2 ग्राम तक ही हो पाएगा, क्योंकि HUID के चलते इजाजत नहीं है। देखिए, एक सेट है, उसमें 3-4 पीस होते हैं। एक कस्टमर लड़की जिसने सेट पहनना है उसको नेकलेस पसंद है और झुमके पसंद नहीं है, तो वो चाहती है कि झुमके चेंज कर दिए जाएं। तो हम किसी भी हालात में किसी दूसरे सेट से झुमके निकाल के उसे नहीं दे सकते, क्योंकि पोर्टल पे उस सेट का पूरा वजन है। उसके नीचे को कोई मोती है या कोई भी आइटम है, अगर उसको चेंज करना है तो सरकार ने हमें सिर्फ 2 ग्राम तक की आज़ादी दी है चेंज करने की। तो 2 ग्राम में अगर 15 पीस है तो 2 ग्राम का तो 1 पीस होगा, तो हम उसको चेंज कर ही नहीं सकते हैं। ये सब समस्या, कोरोना की मार और हॉलमार्क के लिए चल रहा ज्वेलर रजिस्ट्रेशन, कुल मिलाकर करोल बाग में ज्वेलरी मार्केट 90% मंदा है। क्या स्थिति है? बिजनेस किस तरह का यहाँ पर चल रहा है? बड़ा है या घटा है? बिजनेस लगभग 10% रह गया है जी। ज्वेलर्स की ये भी शिकायत है कि सरकार के पास हॉलमार्किंग का पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब उसका मकसद सरकार का क्या है वो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि वो ट्रैकिंग ही उनका मकसद होना चाहिए, क्योंकि हम तो बिल में बेच रहे हैं। बिल में बेच रहे हैं, उसको अगर देखना है तो हम तो GST का रिकॉर्ड भर रहे हैं। हम हॉलमार्किंग में जो सोना दे रहे हैं उसका वजन दे रहे हैं, तो वजन से तो पूरा का पूरा ट्रैकिंग आज भी हो सकता है। तो वो वजन से ट्रैकिंग करने में उनको नहीं है, ये शायद इंडिविजुअल ट्रैकिंग कर रहे हैं कि वो कहाँ से सोना बन रहा है और कहाँ तक जाएगा।
45 दिन हो गया है, सरकार की तरफ से भी कोई रिलैक्सेशन अभी तक नहीं है। बात तो जारी है। हमारी एडवाइजरी कमेटी सरकार BIS के साथ में बराबर बातचीत कर रही है। लेकिन कुछ रिलीफ तो दे, कोई बातचीत निकल के तो आए सामने। पूरी इंडस्ट्री गुमराह हुई हुई है कि हमारे साथ हुआ क्या। कम शब्दों में जो बड़ी बात, अहम बात ज्वेलर्स कह रहे हैं वो ये है कि हॉलमार्क सिस्टम क्वालिटी कंट्रोल के बारे में है, जबकि इस सिस्टम के अंदर HUID लाकर सरकार हमारा बिजनेस कंट्रोल करना चाहती है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ में शरद शर्मा, NDTV मीडिया। और अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां दोपहर से ही बारिश हो रही है। कई इलाकों में पानी भर चुका है। दफ्तर से घर लौटने वालों को भयंकर ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। दिल्ली में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन इसके साथ साथ बारिश से परेशानियां भी हुई हैं। ITO में जगह जगह पानी भरा हुआ नजर आया, जिसके चलते वाहनों को आने जाने में भी दिक्कत हुई। जोरबाग में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखा। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के वर्ली से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।